नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं वीरत दुबे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय हमारी पृथ्वी से रिलेटेड है, यानी कि हमारी धरती से ही संबंधित है। और इस क्रम में आज हम ये जानेंगे कि 1960 के बाद से, यानी 1960 के दशक के बाद से पृथ्वी ने अपना सबसे छोटा दिन जो है वो दर्ज किया है। अर्थात 1960 में एक बार ये छोटा दिन हमको देखने को मिला था, तब से लेकर के अब इन दशकों में जाकर के हमको पृथ्वी के छोटे समय देखने को मिल रहे हैं। अर्थात तेजी से उसकी घूर्णन गति जो है वो बढ़ते हुए हमें समझ में आ रही है। तो आज के इस सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि ये जो फास्टर या स्पिनिंग जो हो रही है, यानी कि तेज गति से जो घूर्णन हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है और साथ ही साथ उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IAS की, तो ये जो आज का टॉपिक है ये आपके GS पेपर 1 और कुछ हद तक आप कह सकते हो GS पेपर 3 से भी रिलेटेड हो सकता है। यानी कि जिसमें आप GS पेपर 1 में, जिसमें आप ज्योग्राफी के पोर्शन से भी इसको टच करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ GS पेपर 3 में आप इसको साइंस एंड टेक में भी टच करके देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इसके। 29 जून को एक समय में गिरावट दर्ज करी गई है। पृथ्वी के जो घूर्णन की जो गति है वो आप देख सकते हो, आपको अमूमन मालूम होगा कि 24 घंटे के अंदर हमारा एक दिन पूरा होता है। 24 घंटा, ठीक है, यानी 24 आवर में हमारा एक दिन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, वन डे कंप्लीट होता है। यदि अगर 24 घंटे से पहले ही अगर हमारा दिन कंप्लीट हो जाए तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके पीछे मुख्य कारण ये हो सकता है कि पृथ्वी ने तेजी से अपने एक्सिस पे रोटेशन कर लिया हो। तो बस इसी पॉइंट को हम यहां पर आपको समझाना चाहते हैं कि जो पृथ्वी की दैनिक दिनचर्या है वो 24 घंटे से 1.59 मिलीसेकंड, जो कि अभी तक का सबसे न्यूनतम समय है, ये रिकॉर्ड किया गया है। और ये कब किया गया है? ये 29 जून को किया गया है। लेकिन इसके आसपास के कुछ और भी दिन हैं जिसमें इस तरीके की गिरावट दर्ज करी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर 26 जुलाई को 1.50 मिलीसेकंड का जो कह सकते हैं गिरावट है वो देखने को मिला था, यानी समय इससे इतने समय पहले समाप्त हो गया था। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जो दिन और रात होने की जो घटना है, 24 घंटे की जो घटना है, वो 24 घंटे की घटना 24 घंटे नहीं बल्कि 24 घंटे से 1.50 मिलीसेकंड पहले ही समाप्त हो गई। और 19 जुलाई 2020 को सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया गया था और यह दिन 24 घंटे से 1.47 मिलीसेकंड कम था। तो उस समय से अगर हम देखें 2020 के समय से, जब से कोरोना का काल भी है एक तरीके से देखा जाए, तो वहां से लेकर के अब तक कई बार ये गिरावटें दर्ज करी गई हैं और अभी हाल ही में 29 जून को 1.59 मिलीसेकंड का समय जो है वो कम हुआ है। इसके बारे में जानकारी किसने दी है? इसके बारे में जानकारी हमको IERS संस्था के द्वारा भी मिली है और दूसरे वैज्ञानिकों की तरफ से भी इस बात की पुष्टि करी जा रही है। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना है, परमाणु घड़ियों के उपयोग के बाद से पृथ्वी ने 28 सबसे छोटे दिन रिकॉर्ड किए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो परमाणु घड़ियों का जब से प्रयोग हो रहा है लगभग 1970 के बाद से, अगर हम देखा जाए तो तब से अगर हम देखें तो अभी तक जो है करीब 28 बार इस तरीके के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जा चुके हैं। छोटे दिन के रिकॉर्ड्स जो हैं वो देखे जा चुके हैं। वैज्ञानिक अब पृथ्वी के घूमने की गति की दिशा जो है, उसको घूमने की गति जो है उसकी स्पीड को नापने के लिए एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से अति सूक्ष्म मापन भी संभव है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं यहां पर कि जो समय में गिरावट हो रही है वो कितनी हो रही है? 1.59 मिलीसेकंड, ठीक है, 1.59 मिलीसेकंड। यानी एक सेकंड, आप 1 मिलीसेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड का 1,000वां जो हिस्सा है उसको हम लोग 1 मिलीसेकंड के अंतर्गत लेकर के आ रहे हैं। तो उस हिसाब से उस तरीके की सूक्ष्मता को नापने के लिए जिस प्रकार की घड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है पृथ्वी की गति के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु घड़ी, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहां पर आजकल किया जा रहा है। तो मुद्दा यह बनता है कि इस तरीके की जो गिरावटें दर्ज करी जा रही हैं उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, किन कॉजेज की वजह से इस तरीके की गिरावटों को देखा जा सकता है। इसमें तमाम सारे वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि वैश्विक तापन जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्लेशियर्स गल रहे हैं और ग्लेशियर्स के गलना एक इसकी वजह मानी जा सकती है, जिससे कि पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ पृथ्वी का जो लिक्विड कोर है उसको भी इसके बारे में इसका कारण जो है वो माना जा रहा है, ठीक है। पृथ्वी का जो कोर है उसको भी इसका एक कारण माना जा रहा है। इसके अलावा जो भी भूकंपीय जो तरंगे हैं या फिर भूकंपीय
जो गतिविधियां हैं उनको भी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड का बढ़ने का कारण माना जा रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आपको ध्यान रखना है और वो टर्म है चैंडलर वोबल। चैंडलर वोबल जो है इसको भी पृथ्वी की घूर्णन गति का बढ़ने का एक कारण माना जा रहा है। अब ऊपर के 3 चीजों से संभवतः आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, लेकिन ये चैंडलर वोबल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 14 महीने की अवधि के साथ पृथ्वी के घूमने की धुरी के एक अंडाकार दोलन को हम लोग चैंडलर वोबल के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी जो है अपनी एक्सिस पे घूम रही है और इस घूमने की गति में अगर हम 14 मंथ्स का ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसमें जो पृथ्वी का जो एक्सिस है उस एक्सिस का है ना, उस एक्सिस का यानी उस धुरी का एक अंडाकार दोलन हो जाता है। जैसे कि अगर ये एक्सिस है तो इसका, क्योंकि पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, अगर आप कल्पना करें कि एक वायर है तो ये हल्का सा तो मूव हो ही जाता होगा, और जब अगर ये मूव होगा तो स्वाभाविक सी बात है पृथ्वी के सभी सरफेस के ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा और इसके आउटर सरफेस पे भी इसका फर्क पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, चैंडलर वोबल बोल रहे हैं। और 2017 के बाद से अगर हम देखें तो इसमें ये जो मूवमेंट है ये गायब होता हुआ दिखाई दिया है और इसकी वजह से पृथ्वी के रोटेशन का बढ़ता हुआ रूप देखने को मिल रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये तो बात हो गई कि पृथ्वी के किन किन इम्पैक्ट्स के कारण जो है पृथ्वी का रोटेशन जो है जो टुवर्ड्स एक्सिस है वो बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे? तो यहां पर एक परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, वो ये है कि ग्रह की परिक्रमा में लंबे समय तक धीमी गति के कारण, किसी भी प्लेनेट के बारे में बात हो रही है, फिलहाल यहां पर बात हो रही है पृथ्वी के बारे में। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? पृथ्वी के बारे में। और यहां पृथ्वी जैसे ही अन्य प्लैनेट्स भी हैं, वो भी सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक जनरल आप यहां देख सकते हैं एस्पेक्ट्स यही है कि जब भी किसी ग्रह की परिक्रमा में लंबे समय तक धीमी गति आती है तो उसके कारण यूटीसी में 27 लीप सेकंड जो है वो जोड़े जाते हैं। ठीक है, 27 लीप सेकंड जो है वो क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। लेकिन क्योंकि लगातार ये गति बढ़ रही है तो वर्तमान समय में जो हमारी घड़ी है, तो उस घड़ी को हम लोगों ने किसके पैटर्न पर रखा है? उस घड़ी को उसी हिसाब से सेट कर रखा हुआ है जिस हिसाब से पृथ्वी का दिन और रात होता है। ठीक है, तो हमारे वॉच का जो एडजस्टमेंट है वो तो इसी प्रकार का है। तो ये जो लीप सेकंड सिस्टम है ना, ये लीप सेकंड सिस्टम का मेन काम ही यही है कि जो हमारी जो घड़ियां हैं वो पृथ्वी के यानी कि धरती के घूर्णन गति के लगभग बराबर से ही दिन और रात को पूरा करें। तो आप देखते ही हो कि हमारी घड़ी में 24 घंटे हो जाते हैं और उधर दिन और रात हो जाता है। तो एक ही चीज है वो, चाहे आप घड़ी के 24 घंटे कह लीजिए या पृथ्वी का दिन और रात कह लीजिए। तो वो सामंजस्य बना कैसे है? वो सामंजस्य बनाने के लिए ही जिस सिस्टम का यूज किया गया है उसी को हम लोग लीप सेकंड प्रणाली कह रहे हैं। और इस लीप सेकंड प्रणाली का इस्तेमाल जो है 1970 के दशक से किया जा रहा है। यूटीसी यानी कि कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम जो है उसके लिए 1 सेकंड का समायोजन इसमें शामिल किया गया है, जो दुनिया भर में घड़ियों के सिंक्रोनाइज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मानक है। और यदि अगर जो ये समय बढ़ रहा है, अगर ये लीप सेकंड्स के हिसाब से अगर उसको करते हुए एडजस्ट किया गया है, तो क्योंकि समय अब कम हो रहा है तो हमें एक लीप सेकंड जो है वो क्या करना पड़ सकता है, निगेटिव भी करना पड़ सकता है। परंतु क्या निगेटिव लीप सेकंड इसका सही सोल्यूशन होगा? इस पर अभी वैज्ञानिकों को काफी ज्यादा मतभेद है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे टूल्स जिनमें हम लोग कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज करते हैं उसमें जाकर के कहीं ना कहीं इस प्रणाली का सामंजस्य फिलहाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इस चीज को देखते हुए किसी प्रकार के अपरेटस नहीं बनाए गए हैं। तो ये अभी एक कह सकते हैं कि खतरनाक स्थिति में हो सकता है यदि अगर नेगेटिव लीप सेकंड्स को वैज्ञानिकों ने इंट्रोड्यूस किया, तो ये डेटाबेस जहां पर चीजों का तैयार हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित चीजों को हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हम लोग नजर डाल देते हैं। पृथ्वी के अगर हम गतियों की जब हम बात करते हैं तो हमें 2 गतियां जरूर ध्यान रखनी है। एक तो हमें घूर्णन यानी कि रोटेशन ध्यान रखना है, और दूसरा जो है वो रेवोल्यूशन है, यानी कि जो परिक्रमण जिसको आप बोलते हैं। परिक्रमण का मतलब हो गया ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा जब कराई जाती है, इसको ऐसे घुमाया जाता है पृथ्वी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण काल। और जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, ये इसका एक्सिस है और इस एक्सिस पे ही यदि अगर रोटेट करती है पृथ्वी तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग घूर्णन गति के रूप में जानते हैं, यानी कि रोटेशन के रूप में जानते हैं। हालांकि रोटेशन को हम लोग दैनिक गति भी कह सकते हैं। उसका कारण यह है कि जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है तो जो भाग सूर्य के सामने आता है वहां दिन होता है,
तो दिन और रात की घटना जिससे प्रभावित हो रही है वो है उसकी घूर्णन गति, और इसी वजह से हम लोग इसको उसके दैनिक गति भी बोल रहे हैं, दिन से संबंधित है दैनिक। और क्योंकि पृथ्वी पूरा का पूरा जो आकाशीय पिंड है, उस आकाशीय पिंड का सूर्य के चारों ओर जब एक चक्कर पूरा होता है तो इसको हम लोग परिक्रमण काल बोलते हैं, और इससे पृथ्वी का एक वर्ष पूरा हो जाता है। इसी वजह से हम इस गति को वार्षिक गति भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपको दैनिक गति और वार्षिक गति भी समझना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड समय। ये रोटेशन का स्पीड है, जबकि अगर हम रेवोल्यूशन का स्पीड देखेंगे तो 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड का समय पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में लग जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने ही चाहिए। इसके अलावा जब हम संबंधित गति की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ ही जाता है, खासकर तब जब सूर्य के हम परिक्रमण काल की चर्चा कर रहे हो। तो जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काट रही होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक ऐसा समय आता है जब दोनों के बीच में अल्प दूरी होती है और जब दोनों के बीच में अधिकतम दूरी होती है। अब इस अल्प और अधिकतम दूरी का ध्यान रखते हुए 2 कंडीशंस हमको ध्यान रखनी है, एक है उपसौर और एक है अपसौर, जिसको आप बड़ी आसान तरीके से याद कर सकते हो। देखिए, उप का मतलब होता है, उप हिंदी में उपसर्ग है, और उपसर्ग उप का मतलब होता है समीप होना। क्या होना? समीप होना। और यहां पर अपसौर में अप उपसर्ग है, और अप उपसर्ग का मतलब होता है दूर होना। अप उपसर्ग का मतलब होता है दूर और उप का मतलब होता है समीप। अब इसके साथ जो शब्द जोड़ा जा रहा है वो है सौर। सौर का मतलब होता है सूर्य से संबंधित। सौर का अर्थ हुआ सूर्य से संबंधित। अगर आप सूर्य से संबंधित दूर को लेकर के आ रहे हैं, यानी कि सूर्य से दूर की कंडीशन जब हो रही है पृथ्वी की, तो वो अपसौर है, और जब सूर्य से पास की कंडीशन हो रही है तो वो उपसौर है। तो सिंपली उपसौर और अपसौर आपको यहां से अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये वाली जो घटना हुई वो क्या हुई? ये घटना हुई उपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच में उपसौर की जो घटना है, उपसौर की जो स्थिति है, वो 3 जनवरी को बनती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कब बनती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी जो है वो आपस में क्या होते हैं? पास में दूरी, पास रहते हैं। और इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है लगभग। ठीक है, इतने लगभग जो है वो दूरी होती है। यही जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो इस स्थिति को मैंने बताया, इसको बोलेंगे अप, और क्योंकि सूर्य से दूर है तो इसलिए हमने इसको सौर बोल दिया। और ये वाली जो डेट होती है ये होती है 4 जुलाई को। ये कब होती है? एवरी 4 जुलाई ये कंडीशन हमको पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष देखने को मिलती है। और इस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो इस तरीके से पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी से संबंधित पॉइंट उपसौर और अपसौर वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जिसे हम बोलते हैं एप्साइड। एप्साइड क्या है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है। और आप देख सकते हैं यहां पर ये सूर्य का केंद्र है, और इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसको आप क्या बोल सकते हो? एक जो सीधी रेखा जा रही है, इसे आप बोल सकते हैं एप्साइड। राइट? तो यहां पर एप्साइड, और साथ ही साथ मैंने आपको पेरिहेलियन और एपिहेलियन, जिसे हम लोग उपसौर और अपसौर कहते हैं, इसके बारे में भी मैंने बताया। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मुलाकात करेंगे इसी तरीके के नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक ले नमस्कार, धन्यवाद।